नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक तरह से होंगे और अपना अध्ययन ठीक तरह से कर रहे होंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था का यह 89वां व्याख्यान है और इसके अंतर्गत का हम बात करेंगे भारत के लोकपाल के बारे में। लोकपाल ऐसा अधिनियम जो कि भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए भारत में लाया गया। इसकी नींव बहुत पहले रखी जा चुकी थी। हम देख सकते हैं कि जैसे ही हमारे देश में सरकारें चलना प्रारंभ होती हैं, हमारे देश का संविधान लागू कर दिया जाता है और इसके बाद जो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर नियुक्तियाँ होना प्रारंभ होती हैं। नियुक्तियों में हम देख सकते हैं कि अलग अलग स्तर पर ग्रामीण और क्षेत्रीय, इसके बाद हम जिला स्तर पर कह लें, राज्य स्तर पर और केंद्र स्तर पर अलग अलग स्थानों पर अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। और हम देख सकते हैं कि सरकारें जैसे ही चलने लगती हैं, अधिकारी जैसे ही कार्य करने लगते हैं, तो इनमें से भ्रष्ट अधिकारी निकल कर आते हैं। और हम देख सकते हैं जैसे ही भ्रष्ट अधिकारी निकल कर आते हैं तो इनके लिए एक ऐसी संस्था की आवश्यकता होती है जो कि इन पर कंट्रोल कर सके, जो इनकी व्यवस्थाओं को अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करवा सके। यानी हम देख सकते हैं कि कोई भी यदि भ्रष्ट नेता है या भ्रष्ट कोई व्यक्ति है या हमारा जो अधिकारी है, उसको टैकल करने का प्रयास कर सके, ऐसी संस्था की मांग होने लगी। और हम देख सकते हैं कि ऐसी मांग होते 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 हम देख सकते हैं कि 2011 में जब अन्ना हजारे जी के द्वारा एक मूवमेंट चलाया जाता है और इसमें वह लोकपाल को लाने की बात करते हैं, जो कि भ्रष्टाचार निरोधी संस्था है। विदेशों में इसके कई प्रावधान हुआ करते हैं और हम देख सकते हैं इसी प्रकार की संस्था भारत में लाने के लिए यह यहाँ पर आंदोलन प्रारंभ कर देते हैं। वर्षों से जो काम नहीं हो पा रहा था, इनके आंदोलन से संभव हो पाता है। सारा देश निकल कर सामने आता है और इनके साथ खड़ा हो जाता है और हम देख सकते हैं कि अंतिम तरीके से इनको जीत प्राप्त होती है और लोकपाल बिल को मंजूरी मिलती है। इसके साथ ही हम देख सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी भी रहते थे और हम देख सकते हैं जो कि आज के दिल्ली के सीएम हैं। और जो नए नए चेहरे यहाँ से निकल कर आए वह इन्हीं के मूवमेंट से निकल कर आए थे। यह होते हैं देश के रियल हीरो। और हम देख सकते हैं कि आप की ज़्यादातर सोच कहाँ जाती होगी। आप बहुत से बहुत अगर आप कुछ भला करना चाहते हैं तो पेड़ लगा देंगे या कुछ भी कर देंगे और अपने आप में फील करेंगे कि मैंने बहुत ही अच्छा कार्य किया है, या किसी को कुछ दान कर देंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि कुछ अच्छा करने के लिए पैसों की बस ज़रूरत नहीं होती, उसके लिए एक सोच भी होना बहुत ही बड़ी बात होती है। हम देख सकते हैं कि अन्ना हजारे जी के द्वारा क्या किया जा रहा था। भारत का इतना बड़ा क्षेत्र जिसमें हम देख सकते हैं कि 29 राज्य केंद्र शासित प्रदेश सारे इसको चाहते हैं और यहाँ पर इतने सारे अधिकारी। यदि आपसे बोल दिया जाए कि कोई भी कलेक्टर के विरुद्ध आपको कोई कार्य करना है, उस पर कंट्रोल रखना है, या पर आप किसी नेता की बात करें, किसी सीएम की बात करें, उसके प्रति आपको उसका पर्दाफाश करना है या उसके भ्रष्टाचार को ख़त्म करना है, तो आप इतने में ही दहल जाएंगे और सोचेंगे कि बड़े लोग हैं भाई, हम इनके विरोध में नहीं जा सकते। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं लोकपाल ऐसी संस्था है जो कि पीएम यानी प्रधानमंत्री तक को टैकल कर सकती है, यानी उनकी भी जांच कर सकती है। तो हम देख सकते हैं कि इस प्रकार से ये निकाय को यहाँ से बनाया गया। सबसे पहले हम कोई भी निकाय की बात करते हैं, आपसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं लोकपाल, आप बर्डन पाल के रखेंगे दिमाग में कि कहाँ से क्या क्वेश्चन आएगा। सीधे तौर पर आप समझ लीजिए कि यह संस्था हमारे देश के लिए ज़रूरी है। पढ़ाई बस इसलिए ज़रूरी नहीं होती क्योंकि वह एग्जाम में आनी, पढ़ाई इसलिए ज़रूरी होती है ताकि आप में अवेयरनेस आ सके, आप चीज़ों को जान सकें। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का व्याख्यान और समझने का प्रयास करते हैं कि लोकपाल किस प्रकार से कार्य करता है और इससे किस प्रकार के संबंध में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखते हैं, यहाँ पर सारी जानकारी को नोट डाउन किया है ताकि आपकी जानकारी यहाँ वहाँ ना जाए, सारी जानकारी आपको अच्छे से प्राप्त हो जाए। लोकपाल व लोकायुक्त, सबसे पहले आप समझ लीजिए लोकायुक्त व लोकपाल में तो क्या अंतर है। लोकपाल जैसे कि हम देख सकते हैं कि राष्ट्रपति केंद्र में रहकर कार्य करता है, उसी प्रकार का कार्य राज्य में गवर्नर करता है। तो यहाँ से आपको समझना चाहिए कि लोकपाल केंद्रीय स्तर का अधिकारी होता है और लोक आयुक्त राज्य में कार्य करता है। लोकपाल का अर्थ केवल लोकपाल एक व्यक्ति नहीं है, यह एक पूरी संस्था होती है या पूरा निकाय होता है। जैसे कि हम पीएम कहते हैं तो पीएमओ ऑफिस होता है, उसी प्रकार से लोकपाल का ऑफिस होता है और लोकायुक्त का ऑफिस राज्य में होता है। 2011 में हम देख सकते हैं भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए लोकपाल बिल लाया जाता है।
लोकपाल बिल को तो बहुत पहले ही ला लिया गया था, लेकिन 2011 की बात क्यों कर रहे हैं, 2011 में इसको मंजूरी मिल चुकी थी। यानी 2011 से यहाँ पर और ही अच्छे तरीके से कार्य होना प्रारंभ कर दिया गया था। लोकायुक्त की बात करें, यह अलग अलग राज्यों में अलग अलग नियुक्त किए जाते हैं। लोक आयुक्त की नियुक्ति के लिए राज्यों को शक्ति दे दी गई थी, यानी राज्य स्वयं से सक्षम होते हैं कि अपने राज्य में एक लोकायुक्त को नियुक्त कर सकें। अब हम थोड़ा सा रीजन समझने का प्रयास करते हैं कि देश में लोकपाल को क्यों लाया गया। बेसिक मैंने बता दिया और डीप में जानकारी यहाँ से आप प्राप्त करेंगे। देश आज़ाद होते ही हमारे देश में जो प्रशासनिक गतिविधियाँ चलना प्रारंभ होती हैं, तब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर अधिकारी निकल कर आते हैं जो कि भ्रष्टाचार के मामले भी इनके सामने आने लगते हैं। यानी जैसे जैसे अधिकारी आते हैं तो इस पर से कुछ घूसखोरी करते हैं, कुछ अपने पद का गलत तरीके से प्रयोग करते हैं, तो ऐसे केस भी आने लगते हैं। सीधी सी बात है, जब विदेशियों के हाथ में हमारा देश हुआ करता था तब उनकी भ्रष्टता सबके सामने हुआ करती थी, लेकिन उनको हटाने की बात बहुत ही बड़ी होती थी। उनको हटाने के लिए किसी भी प्रकार के आंदोलन नहीं चलाए जाते थे। और जब हमारा भारत देश आज़ाद होता है तो हम देख सकते हैं कि हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं, मौलिक अधिकारों में हमने पढ़ा है कि हम किसी भी प्रकार से अपना विरोध जता सकते हैं सरकार के या प्रशासन के विरुद्ध। तो हम देख सकते हैं अब प्रशासन के विरुद्ध किस प्रकार से यहाँ पर विरोध जताया जा रहा था और भ्रष्ट अधिकारियों को दूर करने की बात की जा रही थी, तथा इस प्रकार की गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए लोकपाल बिल की मांग उठने लगी। कुछ योजनाएं जो भारत में इस प्रकार से चलाई जा रही थी जो ज़मीनी स्तर पर नहीं आती थी। हम देख सकते हैं कि आपने बहुत ज़्यादा पहले का समय ना देखें तो जहाँ पर जब हमारा देश डिजिटल नहीं हुआ था, कंप्यूटर्स नहीं आए थे, तो हम देख सकते हैं कि खातों में आपके पैसे आते थे और जो वहाँ से आवंटित पैसा हुआ करता था किसी ठेकेदार के पास या किसी ऐसे व्यक्ति के पास रखा जाता था, उसके द्वारा जो पैसा अर्न किया जाता था उससे आधी या पूरी ही रकम उसको अलग कर दी जाती थी। और हम देख सकते हैं कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री उस समय पर राजीव गांधी जी हुआ करते थे। उनके बयान से एक स्पष्ट होता है कि पार्लियामेंट में खड़े होकर देश का पीएम इस प्रकार की बात कर रहा है कि हमारे द्वारा जब 1 रुपये यहाँ से भेजा जाता है, केंद्र से भेजा जाता है, तो जनता के पास 16 पैसे जाते हैं। यानी प्रधानमंत्री जी द्वारा स्वयं के द्वारा यह स्वीकार किया गया कि भारत में भ्रष्टाचार है और हमारे यहाँ से यदि हम 1 रुपये भेजते हैं तो आम जनता के हाथ में 16 पैसे जाते हैं, यानी 86 पैसों का घोटाला यहाँ पर किया जाता है। इस प्रकार की स्थिति में एक ऐसी संस्था की मांग की जाने लगी जो प्रशासन से अलग होता था, प्रशासनिक गतिविधियों की जांच कर सके। यानी हम देख सकते हैं यहाँ पर क्या मांग कर रहे थे कि ऐसी संस्था की बात कर रहे थे, यानी प्रशासनिक कोई संस्था होती तो वो इस प्रकार से कार्य नहीं कर पाती क्योंकि वह भी भ्रष्ट हो जाती, लेकिन वह इस प्रकार की मांग कर रहे थे कि यह जो संस्था हो वो प्रशासन से तो अलग हो लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों की जांच कर सके। चलिए आगे देखते हैं। अब ऐतिहासिक स्थिति को यदि हम समझने का प्रयास करें तो इसकी शुरुआत 1809 में हो गई थी, यानी 1947 में हमारा देश आज़ाद होता है और इसके 150 वर्ष पहले क्या हुआ था, स्वीडन में इस प्रकार की व्यवस्था हुआ करती थी। यहाँ पर क्या है, जो हमारे यहाँ पर लोकपाल बोला जाता है, यहाँ पर इस प्रकार के अधिकारियों को अम्बोड्समैन बोला जाता है। और हम देख सकते हैं स्कैंडिनेवियन जो कंट्री हुआ करती है, जैसे कि डेनमार्क हुआ, नॉर्वे हुआ, फिनलैंड हुआ, आइसलैंड हुआ, फॉक आइलैंड हुआ, तो इस प्रकार के जो यहाँ पर देश हुआ करते हैं, यह किसी भी इंडेक्स को आप उठा लीजिए, चाहे वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो या भुखमरी से संबंधित जो डाटा निकल कर आते हैं और विभिन्न प्रकार के डाटा में यह फर्स्ट नंबर पर आते हैं। यानी हम देख सकते हैं स्कैंडिनेवियन जो कंट्री हुआ करती थी, तो डेनमार्क हुआ, नॉर्वे हुआ, यहाँ पर सबसे पहले क्या लोकपाल आ चुका था जिसे अम्बोड्समैन के नाम से जाना जाता है। यह विधायिका द्वारा बनाया गया ऐसा निकाय है जो कि प्रशासन तथा न्यायपालिका के बीच मध्यस्थता का कार्य करता है। हम देख सकते हैं कि न्यायपालिका का कार्य क्या होता है, लोगों को न्याय दिलाना है। यदि कोई भ्रष्ट अधिकारी है और भ्रष्ट अधिकारी के द्वारा किसी व्यक्ति का शोषण किया जा रहा है, किसी का आर्थिक शोषण से आप सीधे तौर पर आपसे यदि किसी भी कार्य को करवाने के लिए पैसे लिए जा रहे हैं तो वो आपका आर्थिक शोषण हुआ। तो किसी भी प्रकार से आपका शोषण किया जा रहा है जो कि प्रशासनिक अधिकारी स्वयं कर रहा है, यानी प्रशासन से तो हम बंधे हुए हैं, प्रशासन के पास हम अपनी ज़रूरतों के लिए जाते हैं और प्रशासन में खुद ही के यदि कोई खोट है तो उसको
उसको दूर करने के लिए यह मध्यस्थता का कार्य करती है प्रशासन और न्यायपालिका के बीच। यानी प्रशासन यदि आपसे पैसे ले रहा है तो आपको न्याय दिलाने के लिए न्यायपालिका के साथ जुड़कर यह संस्था कार्य करेगी। तो यह मध्यस्थता का कार्य करती है, सीधे तौर पर यह समझ लीजिए। लोकपाल का पद फिनलैंड में 1919 में निकल कर आया। यानी हम देख सकते हैं कि 1919 में यहाँ पर फिनलैंड में, डेनमार्क में 1955 में भी आ गया था और नॉर्वे में 1962 में इसको ला दिया गया था। और हमारे यहाँ पर 2013 की बात कर रहे हैं हम, 2011 की बात कर रहे हैं जब अन्ना हजारे मूवमेंट चल रहा था। इसके बाद 1967 की बात करें तो न्यूजीलैंड में तथा ब्रिटेन में, जो ब्रिटेन भारत को कॉलोनी बना के रखा हुआ था, उसके पास भी इस प्रकार के अधिकारी हुआ करते थे, इस प्रकार की संस्था हुआ करती थी कि 1967 में हुआ करती थी। और हम देख सकते हैं कि 1967 में क्या हो चुका था कि अंग्रेज यहाँ से जा चुके थे, भारत में आज़ादी मिल गई थी और भारत के पास खुद की सरकार थी, एक देश सेपरेट हुआ करता था। अब पार्लियामेंट्री कमीशन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, इसे कहाँ पर बोला जाता था? ब्रिटेन में। ब्रिटेन में क्या बोला जाता था? पार्लियामेंट्री कमीशन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि हम देख सकते हैं कि यह जो नॉर्डिक कंट्री हुआ करती थी, यहाँ पर स्कैंडिनेवियन, वहाँ पर ओम्बड्समैन बोला जाता था और पार्लियामेंट्री कमीशन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ब्रिटेन में बोला जाता था। ओम्बड्समैन को भारत में लोकपाल के नाम से जाना गया। लोकपाल का अर्थ होता है जनता का रखवाला। जनता आसानी से इसके बारे में समझ सके इसलिए इसको आसान नाम दिया गया, लोकपाल, जनता का रखवाला। यानी जनता के पैसों का रखवाला, जनता का जो शोषण हो रहा है उसका रखवाला, इसलिए इसे लोकपाल बोला जाता है। अब भारत में लोकपाल के इतिहास को समझें। अब हम आते हैं ARC की रिपोर्ट पर, एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म कमीशन की। तो हम देख सकते हैं प्रशासन सुधार आयुक्त इसको बोला जाता है। इसकी रिपोर्ट क्या करती थी? इसकी जब रिपोर्ट निकल आती एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन में जब सुधार की बात की जाती थी तो हम देख सकते थे इसकी रिपोर्ट में बार बार प्रशासन को सुधारने का जिक्र किया जाता था और जिसमें लोकपाल तथा लोकायुक्त को बनाने की बात रखी गई। यानी जहाँ यहाँ पर हम प्रशासन को सुधार रहे हैं, प्रशासन को एक अच्छा प्रशासन बना रहे हैं, तो यहाँ पर अधिकारी भ्रष्ट नहीं होने चाहिए, अधिकारियों का अच्छा होना आवश्यक है। और अधिकारियों को अच्छा करने के लिए लोकपाल, लोकायुक्त जैसी बातों को रखा जा रहा था कि इस प्रकार के बिल हमारे यहाँ पर भी होना चाहिए, जो वहाँ पर स्कैंडिनेवियन कंट्री में हुआ करते हैं, ब्रिटेन में हुआ करते हैं। तो यह मांग उठने लगी। यदि नागरिकों को प्रशासन से कोई शिकायत है तो उसका सीधा समाधान खोजा जाता है। यानी यदि इस प्रकार का बिल आ जाता है, लोकपाल हमारे यहाँ पर होता है, तो नागरिकों की प्रशासन से यदि कोई शिकायत है तो उसका निराकरण आराम से किया जाएगा। अब हम देख सकते हैं ARC प्रशासन सुधार आयुक्त जो निकल कर आया, यहाँ पर कहा गया कि लोकपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही की जाएगी। इसकी नियुक्ति यानी अब यहाँ पर देख सकते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा जब नियुक्ति की जाती है तो यह प्रधानमंत्री तक को टैकल कर सकते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के साथ सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश तथा लोकसभा के स्पीकर, यानी यहाँ पर कहीं पर भी क्या किया गया है, PM को नहीं लिया गया है। यहाँ पर हम देख सकते हैं राष्ट्रपति जी शामिल होंगे, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा के स्पीकर यहाँ पर शामिल होंगे तथा राज्यसभा के चेयरमैन इनके नियुक्ति में हिस्सा लेंगे। तो ARC की रिपोर्ट में यह सब कहा जा रहा था। आगे देखते हैं कांग्रेस सरकार द्वारा क्या किया गया 1968 में। अब हम यहाँ पर पृष्ठभूमि समझने का प्रयास करते हैं कि कहाँ से किस प्रकार से बातें निकल कर आई। 1968 की बात करें तो पहली बार इसके संबंध में संशोधन बिल लाने का प्रयास किया गया, जो कि 1968 की बात की जा रही है। अब हम 1971 में देखें तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी यहाँ पर प्रधानमंत्री हुआ करती थी, तो इनके समय एक बिल प्रस्तुत किया जिसमें लोकपाल की बात की गई। 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार आती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो आपातकाल का समय खत्म हो चुका था और 1977 में क्या हो गया था, जनता पार्टी की सरकार आती है, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री होते हैं, तो उनके द्वारा भी इसकी बात की जाती है। 1985 में राजीव गांधी जी की जब सरकार निकल कर आती है तो वह भी जो प्रशासन में हो रही खामियों के बारे में बात करते हैं। 1 रुपये की बात वहीं से उन्होंने प्रारंभ की थी और हम देख सकते हैं कि 16 पैसा जनता के पास जाता है, तो इस प्रकार से यह भी इसके बारे में सोच रहे थे। 1989 में हम देखें तो नेशनल सरकार द्वारा
हम देख सकते हैं जो बीपी सिंह प्रधानमंत्री जी हुआ करते थे, इनकी सरकार हुआ करती थी, तो इनके द्वारा भी यह प्रयास किए गए। यूनाइटेड फ्रंट सरकार निकल कर आती है 1996 में, जो कि देवगढ़ प्रधानमंत्री यहाँ पर हुआ करते थे, तो उनके द्वारा भी बातें की गई। 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आती है तो जनता पार्टी के द्वारा भी प्रयास किए जाते हैं। 2001 में हम देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी द्वारा पुनः इसके लिए प्रयास किया जाता है, जब 5 साल के लिए क्या बनती है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनती है। अब हम देख सकते हैं बात चलते चलते कांग्रेस सरकार की आती है 2005 में, जब कांग्रेस सरकार जीत कर आती है तो 5 साल तक कोई चर्चा नहीं होती। 2011 में जब पुनः चुनाव होने लगते हैं तो इसकी बात की जाती है। अगस्त माह में मनमोहन सिंह की कांग्रेस सरकार के द्वारा इसके लिए प्रयास किए जाते हैं। अब आप धीरे धीरे एक बात को समझ रहे हैं कि जैसे ही यहाँ पर सरकार निकल कर आती है कांग्रेस की सरकार, अगस्त माह में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा था, फिर से कांग्रेस की सरकार 2010 में बन चुकी थी और हम देख सकते हैं 2014 तक चलने इनको आगे बढ़ाना था, तो इनके द्वारा नए नए मुद्दे निकाल कर लिए जाते हैं। 2011 में जब अगस्त माह होता है तो मनमोहन सिंह के द्वारा कांग्रेस सरकार में यह प्रयास किए जाते हैं और 2011 में ही हम देख सकते हैं कि अन्ना मूवमेंट प्रारंभ कर दिया जाता है। दिसंबर माह में मनमोहन सिंह के द्वारा फिर से प्रयास किए जाते हैं, इनकी सरकार के द्वारा प्रयास किए जाते हैं और हम देख सकते हैं कि जो पहले 4 बिल हुआ करते थे, यानी जो प्रयास हम पढ़ चुके हैं उनमें से 4 बिल ऐसे हुआ करते थे जो कि सभा भंग हो जाने के कारण ही समाप्त हो गए, यानी हम देख सकते हैं कि सरकार ही गिर गई और वह पेंडिंग चलते रहे, तो इस प्रकार से वह गिर गए। अब हम देख सकते हैं कि 2011 में हम देख सकते हैं कि जिस प्रकार से महात्मा गांधी जी आंदोलन किया करते थे उसी प्रकार से अन्ना हजारे जी निकल कर आते हैं और 2011 में अन्ना हजारे लोकपाल के लिए आंदोलन प्रारंभ कर देते हैं। यह भूख हड़ताल के समान होती है और यहाँ पर हम देख सकते हैं 8वां माह होता है, 8 तारीख होती है, चौथा माह होता है 2011 में हो। इसके लिए जॉइंट ड्राफ्ट कमेटी बनाई जाती है। जब यह मूवमेंट बड़े ही स्तर पर हो जाता है तो 8 तारीख को चौथे महीना 2011 में क्या होता है, इसके लिए जॉइंट कमेटी गठित की जाती है जिसमें 5 नामित सदस्य सरकार द्वारा नियुक्त किए गए थे और 5 सदस्य किसके द्वारा चुने गए थे, अन्ना हजारे जी के द्वारा चुने गए थे। तो हम देख सकते हैं कि अन्ना हजारे जी भी इसमें शामिल हुआ करते थे, यानी कुल मिलाकर यहाँ पर 11 सदस्य हुआ करते थे, 5 सदस्य सरकार के, 5 अन्ना हजारे जी के, 1 स्वयं अन्ना हजारे जी। और इनके द्वारा क्या किया गया, ड्राफ्ट कमेटी बनाई गई, जिससे क्या किया गया, इसका ड्राफ्ट तैयार किया गया। किसका, जिस प्रकार से संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया गया था उसी प्रकार से लोकपाल का ड्राफ्ट तैयार किया गया। कैबिनेट द्वारा ड्राफ्ट को स्वीकार्यता दे दी गई तथा 2011 में लोकसभा में इसे रखा गया। इसके बाद हम देख सकते हैं इस कमेटी के पास भेज दिया जाता है। अब हम देख सकते हैं कि 2011 में ही इसको स्वीकार्यता मिल जाती है और लोकसभा के समक्ष रख दिया जाता है। लोकसभा के समक्ष रखा जाता है तो कमेटी के पास भेज दिया जाता है इसको और परिपक्व बनाने के लिए। कमेटी द्वारा लोकपाल तथा लोकायुक्त के संबंध में अपनी सलाह दी जाती है तथा इसी के साथ ही इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो जाता है। 2011 में हम देखें तो इसके संबंध में लाए गए बिल को वापस कर दिया जाता है, यानी हम देख सकते हैं कि बिल कहाँ से बाहर से निकल कर आ रहा था तो इसको बिल को वापस कर दिया जाता है और इसी की कॉपी तैयार कर ली जाती है। कुछ कमेटी द्वारा संशोधन किए जाते हैं और इसको परिपक्वता के साथ नए बिल के माध्यम से लाया जाता है। इसके बाद 116वां संविधान संशोधन लाया जाता है जो कि विफल रहता है, यानी हम देख सकते हैं 116वां संविधान संशोधन इसी के संबंध में लाया गया था जो कि आपको याद रखना है, जो कि विफल रहता है। लेकिन क्या होता है, जो हमारा लोकपाल बिल होता है 1 जनवरी 2014 को लोकपाल बिल पास करा दिया जाता है और राष्ट्रपति जी की सहमति इसको मिल जाती है। तो हम देख सकते हैं यहाँ से यह निकल कर आया। 16 जनवरी 2014 को इसे एक्ट के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। यानी यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि यह पारित होगा कब, मतलब राष्ट्रपति के साइन इसको कब हुए, तो 1 जनवरी 2014 याद रखनी है और इसे एक्ट कब बनाया गया तो इसके लिए डेट याद रखनी है 16 जनवरी 2014। आगे देखते हैं लोकपाल की शक्तियों व योग्यताओं के बारे में यहाँ पर हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो लोकपाल क्या होता है, यह केंद्र में लोकपाल तथा राज्य में लोकायुक्त होगा। हम देख सकते हैं इसके न्यायिक क्षेत्र जो होते हैं वह आपको याद रखने हैं। यह प्रधानमंत्री, लोकसभा सदस्य, ग्रुप ABCD के ऑफिसर, ए ग्रुप हो, B हो, C हो, D हो, सभी प्रकार के अधिकारियों के विरुद्ध यह क्या कर सकते हैं, जांच बैठा सकते हैं। इस निकाय को का एक चेयरमैन होता है
तथा 8 सदस्य होते हैं। तो हम देख सकते हैं 8 सदस्यों में से 50% सदस्य कहाँ से निकल कर आते हैं, न्यायिक क्षेत्र से निकल कर आते हैं, जिनके अंदर क्या होती है, न्याय से संबंधित विशिष्ट जानकारी प्राप्त होती है। और जो 50% सदस्य होते हैं वह अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला व अल्पसंख्यक वर्ग से निकल कर आते हैं। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कहीं पर भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इसके लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिला अल्पसंख्यक को यहाँ पर रखा गया है। लोकपाल को एक कमेटी द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो हम देख सकते हैं लोकपाल जो होते हैं उनको एक कमेटी द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसमें प्रधानमंत्री जी होते हैं, लोकसभा स्पीकर होते हैं, विपक्ष के नेता होते हैं, साथ ही हम देख सकते हैं यह लोकसभा से निकल कर आता है। या तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं या इनके द्वारा नियुक्त कोई न्यायाधीश होते हैं। तो हम देख सकते हैं इसकी जो कमेटी गठित की जाती है किसको, लोकपाल को बनाने के लिए। तो हम देख सकते हैं इसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा स्पीकर और विपक्ष के नेता तीनों शामिल होते हैं। प्रधानमंत्री जी जिस पार्टी की सरकार है, लोकसभा स्पीकर जिसमें सारे पार्लियामेंट में सारे मेंबर बैठे हुए हैं, और विपक्ष के नेता को इसलिए लिया जाता है यानी अगर दो पार्टियां यहाँ से निकल कर आती हैं, एक पक्ष वाली और एक विपक्ष वाली, मान लो इनके पास 30% भी बहुमत है और विपक्ष वाली पार्टी के पास 70% बहुमत है, तो दोनों का मत लिया जाता है, यानी संपूर्ण देश का मत यहाँ पर ले लिया जाता है। सर्च कमेटी द्वारा देखा जाता है कि किस प्रकार से हमें योग्य व्यक्ति चाहिए जो कि लोकपाल के पद पर बैठ सके। इसके सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग से चुने जाते हैं, जो कि आपको याद होगा। लोकपाल की शक्तियों और योग्यता के बारे में और जानकारी प्राप्त करें तो सभी प्रकार के अधिकारी ग्रुप ABCD न्यायिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। लोकपाल की जांच के बाद हम देख सकते हैं कि क्या करता है, जब इस लोकपाल के द्वारा जांच की जाती है तो यह राष्ट्रीय सतर्कता आयोग यानी CBC, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, उसको यह सौंप देता है और वह स्वयं यहाँ पर कार्य नहीं करता। हम देख सकते हैं यह एक प्रकार की विंग है जो कि क्या करता है, उसको खोज के निकालता है, किसी भी भ्रष्ट अधिकारी को खोज कर निकालता है और इसके लिए क्या करता है, CBI व CBC के पास इसको सौंप देता है। यह आत्मसंज्ञान लेकर कोई कार्य नहीं करता। सबसे पहले इसके पास शिकायत जानी चाहिए। यदि आपको किसी अधिकारी के विरुद्ध शिकायत करनी है, यानी आपको बताना है कि यह अधिकारी इस प्रकार के पैसे ले रहा है, तो वो पैसे क्या होगा, लोकपाल द्वारा, लोकपाल ऑफिस होगा, वहाँ पर आप जाएंगे और बोलेंगे कि इस प्रकार के अधिकारी द्वारा हमसे 50,000 रुपये की मांग की गई है। वो आपको नोट देंगे जिनमें केमिकल लगा होगा, और केमिकल लगे नोट आप उसको देंगे उस अधिकारी के लिए, और जैसे ही वह अपने हाथ में नोट पकड़ेगा तो आप देख सकते हैं कि उसको धर दबोचा जाएगा, जो कि CBI व CBC के अधिकारियों के द्वारा इसकी सहायता प्राप्त करी जाएगी। और हम देख सकते हैं इस प्रकार से उसको किसी की शिकायत जाने पर यह पूरी प्लानिंग के साथ कार्य करता है। लोकायुक्त जो होते हैं, आप यदि राज्य स्तर का कोई अधिकारी है, आप उसके पास जाकर जानकारी देते हैं तो वह भी इस प्रकार से आपका निराकरण कराते हैं। कोई भी अधिकारी, चाहे वह केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन आता हो, लोकपाल व लोकायुक्त द्वारा उसकी जांच की जा सकती है। इन भारत के किसी भी अधिकारी के विरुद्ध यह क्या कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। यदि कोई संस्था विदेशों से 10 लाख रुपए से ज़्यादा धन अर्जित करती है, कई NGOs होती हैं जो विदेशों से धन प्राप्त करती हैं, यदि वह 10 लाख रुपए से अधिक प्राप्त करती हैं तो उसे भी लोकपाल के अंतर्गत लाया जाएगा कि आप टेरर फंडिंग तो नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसे NGO का नाम लेकर कुछ ऐसे पैसे एकत्रित तो नहीं कर रहे हैं जो यहाँ पर आतंकवाद या देश की जनता के विरुद्ध प्रयोग किया जा सके। लोकपाल बिल आने के बाद सभी राज्य 365 दिन का समय दिया जाएगा, वह अपने राज्य में लोकायुक्त को नियुक्त कर सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि जब लोकपाल बिल आ चुका था तो 365 दिन के यानी 1 वर्ष का समय दे दिया गया था कि आप अपने राज्यों में क्या कर लीजिए, लोकायुक्त को नियुक्त कीजिए। लोकपाल के अधीन यदि कोई शिकायत करनी हो तो उसे लिखित में देना होता है, इनके पास राइटिंग में होना चाहिए, आपको बताना पड़ेगा जाकर और लेटर देना होगा कि आप इस प्रकार की शिकायत कर रहे हैं। और हम देख सकते हैं इसमें लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत कार्य किया जाता है। तो जो अधिनियम 2013 में तैयार कर दिया जाता था उसी के प्रावधानों के अनुसार यहाँ पर कार्य किया जाता है। अब हम देख सकते हैं कि भारत में कुछ राज्य ऐसे हुआ करते थे जहाँ पर इसे बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि महाराष्ट्र राज्य है, उसमें 1971 और उड़ीसा में 1983 में लोकायुक्त को नियुक्त कर दिया गया था। लोकायुक्त की नियुक्ति गवर्नर द्वारा की जाती है तथा कमेटी में
हाई कोर्ट के न्यायाधीश तथा विपक्ष के नेता शामिल होते हैं। यानी जिस प्रकार से हम केंद्र में देख रहे थे वहाँ पर पीएम हुआ करते थे, साथ में विपक्ष के नेता हुआ करते थे, तो इसी प्रकार यहाँ पर जो सरकार के जो सीएम होते हैं इसके साथ न्यायाधीश होते हैं। और हाई कोर्ट के क्या होता है, हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं, विपक्ष के नेता यहाँ पर शामिल होते हैं। लोकपाल अपनी वार्षिक रिपोर्ट कहाँ देते हैं, तो यह अपनी वार्षिक रिपोर्ट देते हैं गवर्नर को। और लोकायुक्त किसको देते होंगे, वह राष्ट्रपति को देते होंगे, सीधी सी बात है। और हम देख सकते हैं कि यहाँ पर यह नहीं रुकती है, जैसे ही आपको यहाँ पर दी जाती है तो यह राज्य में यदि होगा तो राज्य की विधानसभा के पास सौंपी जाएगी। यदि आप वार्षिक रिपोर्ट किसके पास देते हैं, राष्ट्रपति को देते हैं, तो संसद के सामने इसको प्रस्तुत किया जाएगा। तो लोकपाल से संबंधित बहुत सी जानकारी आपने प्राप्त की। कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बताइए कि वर्तमान में हमारे यहाँ पर लोकपाल कौन है, तो यहाँ पर आपको आंसर देना है और इसी के साथ आपको बहुत सी जानकारी प्राप्त होगी। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए बने रहें स्टडी राइट बाय मनी पांडे से, करते रहें अपना अध्ययन और यह जो लेक्चर है ऐसे बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास करें जो इस प्रकार की शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, भारत माता की जय। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। धन्यवाद।